हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। 7 जनवरी को सुबह 11 बजे से ट्रैक्टर मार्च होगा और 26 जनवरी तक किसान आंदोलन तेज करेंगे। इस दौरान किसान संगठनों ने कहा कि सभी एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा। इसके साथ ही लोहड़ी पर सभी कृषि कानून की कॉपी जलाई जाएगी। इस दौरान किसान संगठनों ने कहा कि कल से देश में जागरण अभियान चलाया जाएगा। करीब 2 हफ्ते के लिए देश जागरण का अभियान चलेगा। वहीं उन्होंने सरकार से जल्द इन कानून को वापस लेने की मांग की और कहा कि यह कानून किसान विरोधी है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 41वां दिन है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हजारों किसानों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच मुख्य मुद्दों पर गतिरोध अभी भी कायम है। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई 8वें दौर की बैठक बेनतीजा रही। उसके बाद सरकार और किसानों के बीच 8 जनवरी को 9वें दौर की वार्ता होगी। सरकार ने उम्मीद जताई है कि 8 जनवरी को होने वाली बैठक में किसानों की समस्या का हल निकल जाएगा। इंद्री के गांव मुरादगढ़ में मंगलवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर चल रहा था। इस शिविर में इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप पहुंचे हुए थे। किसानों को जैसे ही ये सूचना मिली कि इंद्री के मुरादगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर में पहुंचकर विधायक रामकुमार कश्यप के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की। किसान कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। अब सरकार और किसानों की 8 जनवरी को अगली बैठक होगी, लेकिन इसी बीच टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने सड़क पर ही पक्का घर बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल बारिश के चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर किसानों ने नई ईंट मंगवाकर पक्का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि सरकार जितना ज्यादा समय मांगे मानने में लगाएगी, किसानों को लड़ाई लड़ने की उतनी ही मजबूती मिलेगी। 18 घंटे से लगातार होने वाली बारिश के बीच लगातार किसान लंगर की सेवा कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार के पकवान बनाकर लोगों को खिला रहे हैं। किसान आंदोलन में जहां हर प्रकार के पकवान जैसे पिज्जा, जलेबी, गोलगप्पे समेत कई प्रकार के पकवान लगातार बनाए जा रहे हैं। शंभू टोल प्लाजा पर किसान पिछले 12 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। अब शंभू बॉर्डर का नजारा भी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर जैसा लगने लगा है, क्योंकि यहां भी सिंघू की तरह ही किसान दिन रात आंदोलन कर रहे हैं और अब यहां कीर्तन दरबार भी सजने शुरू हो गए। कड़ाके की सर्दी और बारिश के बीच भी कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान डटे हुए हैं। वहीं पंचकुला रुड़की नेशनल हाईवे गोदला मिल्क माजरा टोल पर भी किसान डटे हुए हैं। किसानों के इस समर्थन में महिलाएं भी डटकर उनके साथ खड़ी हैं। गंगानगर में बैठे किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती और कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती, तब तक चाहे आंधी तूफान, बारिश या सर्दी का सितम हो, हम ऐसे ही डटे रहेंगे। वहीं टोल प्लाजा पर आई महिलाओं ने कहा कि वो किसान परिवारों से हैं। जब से यह आंदोलन चल रहा है वो किसानों के साथ है। समालखा के पूर्व विधायक भरत सिंह छोकर ने किसानों के समर्थन दिया है। इसी कड़ी में उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल किसानों के समर्थन में उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों को सरकार माने और जल्द से जल्द कृषि कानूनों को वापस ले। हरियाणा कांग्रेस ने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इसी सिलसिले में मंगलवार को कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक अरोड़ा ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। अशोक अरोड़ा ने कहा कि सरकार को हठधर्मिता छोड़कर किसानों की मांगों को मानना चाहिए, क्योंकि ककराती ठंड में किसान आज सड़कों पर हैं। जो अन्नदाता अनाज पैदा करता है वही आज अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटा हुआ है। कोरोना संक्रमण के बीच देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। राजस्थान, केरल, गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। अधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पोंग बांध झील क्षेत्र में मृत पाए गए कुछ प्रवासी पक्षियों में
बर्ड फ्लू की पुष्टि की है। राजस्थान में भी कई जिलों में पक्षियों की मौत हुई है। राज्य के विभिन्न जिलों में सोमवार को 170 से अधिक पक्षियों की मौत के मामले सामने आए। वहीं केरल के कोट्टयम और अलपुझा जिलों के कुछ हिस्सों में बर्ड फ्लू फैलने की जानकारी सामने आई है, जिसके चलते प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में और उसके आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में बतख, मुर्गियों और अन्य घरेलू पक्षियों को मारने का आदेश दिया है। पोल्ट्री फार्मों में लाखों मुर्गियों के संदिग्ध मौत मामले में हरियाणा पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सुखदेव राठी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अभी इनमें बर्ड फ्लू के लक्षण नहीं मिले हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर करीब 10 से 20 सैंपल जालंधर लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि जब तक लैब के रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक लाखों मुर्गियों की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सकता, लेकिन एहतियात के तौर पर हमने पूरे राज्य में एडवाइजरी जारी कर दी। प्रदेश में भारी संख्या में मुर्गियों की मौत के बाद फतेहाबाद में भी प्रशासनिक अमला सचेत हो गया है। हालांकि जिले में अभी तक बर्ड फ्लू की कोई शिकायत नहीं आई है, फिर भी एहतियात के तौर पर डीसी फतेहाबाद की ओर से पशुपालकों को एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही स्थिति पर नजर रखने और लोगों को जागरूक करने के लिए भी कहा गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए डीसी ने बताया कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और प्रदेश सरकार की हिदायतों के अनुसार ही पूरी प्रक्रिया को अमल में लाया जा रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल 13 से 14 जनवरी से देश में शुरू हो सकता है टीकाकरण। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के 10 दिन बाद रोल आउट हो सकती है। दरअसल कोरोना वैक्सीन को डीसीजीआई ने 3 जनवरी को मंजूरी दे दी थी। इस लिहाज से 13 या 14 जनवरी से देश में कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हो सकता है। स्वास्थ्य सचिव ने इस बात की जानकारी दी। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 244 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में 66 और फरीदाबाद में 28 नए केस सामने आए हैं। अंबाला में 17 और करनाल में 10 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। अब तक कुल 2923 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,63,312 केस अब तक सामने आ चुके हैं और एक दिन में 391 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। साइबर सिटी गुरुग्राम में ड्राई रन की तैयारी की जा रही है। ड्राई रन की प्रक्रिया 7 जनवरी को सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच किए जाने की प्लानिंग है। इसमें 75 हेल्थ वर्कर को डमी मरीज के लिए तैयार किया गया है। इसके बाद उन्हें टीका लगाया जाएगा। जिले में चिन्हित किए गए वैक्सीनेशन पॉइंट में से किन्हीं 3 जगहों पर 25-25 स्वास्थ्य कर्मियों को बुलाया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने तैयारियां पूरी कर ली है। गुरुग्राम में वैक्सीन आने से पहले ही व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान वैक्सीन के भंडारण, उसके ढुलाई का इंतजाम, वैक्सीनेशन स्थल पर भीड़ प्रबंधन, सोशल डिस्टेंस, कोविड पोर्टल पर संबंधित डाटा अपलोड करना, टीका लगाने के बाद किसी की हालत बिगड़ने पर इंतजामों जैसी व्यवस्थाओं को परखा जाएगा। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में कोवैक्सीन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वैक्सीन लगाने को लेकर स्टाफ को विशेष ट्रेनिंग दी गई। भिवानी में आगामी 17 से 19 जनवरी तक राष्ट्रीय स्तर पर पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत भिवानी में 3 दिनों तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है। 17 जनवरी को जहां बूथों पर पोलियो को ड्रॉप पिलाया जाएगा, वहीं 18 और 19 जनवरी को घर घर जाकर पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएगी। हरियाणा पंजाब के कई जिलों में 2 दिन से हो रही बारिश और कड़ाके की ठंड गेहूं की फसल के लिए वरदान साबित होगी। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कोहरा ऐसे ही लगातार पड़ता रहा तो इस बार गेहूं की बम्पर पैदावार होने की उम्मीद है। निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि यह मौसम गेहूं की फसल के लिए बहुत ही अनुकूल है। उन्होंने कहा कि अगर सर्दी और कोहरा ऐसे ही पड़ता रहा तो हम इस सीजन में रिकॉर्ड 112 मिलियन टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। बता दें कि सरकार ने इस बार 102 मिलियन टन गेहूं उत्पादन का ही लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा उत्पादन हासिल करेंगे।
ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में दूसरे दिन भी एचएसईबी वर्कर यूनियन के कर्मचारियों ने कैथल रोड उपमंडल कार्यालय के सामने गेट मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एचएसईबी वर्कर यूनियन के वरिष्ठ उप प्रधान कृष्ण नैन ने बताया कि सरकार द्वारा लागू ट्रांसफर पॉलिसी का पूरे प्रदेश में विरोध जारी है। गोवा में दूसरे दिन भी उनकी यूनियनों ने 2 घंटे गेट मीटिंग करके ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध जताया। उन्होंने कहा कि उनकी गेट मीटिंग जो 2 दिन थी उसके लिए 1 दिन बढ़ा दिया गया है। अगर सरकार ने उनकी मांग पर गौर नहीं किया तो यह आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। नारनौद में बिजली निगम के कर्मचारियों ने दूसरे दिन भी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार ने बिजली कर्मचारियों के ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए हैं। पूरे मामले को लेकर जब यूनिट प्रधान जयप्रकाश ने कहा कि सरकार ऑनलाइन ट्रांसफर कर रही है, हमारे कई कर्मचारियों की ट्रांसफर कर दी गई है, जिससे निगम और कर्मचारियों को काफी नुकसान होगा, क्योंकि बदली होने के बाद नई जगह पर नया काम देखने में काफी समय लगता है। शहरवासियों को घर बैठे परिषद से जुड़ी सुविधाएं देने के लिए डोर स्टेप सेवा की शुरुआत की गई है। बता दें कि सिरसा नगर परिषद पहली ऐसी परिषद है जहां डोर स्टेप सेवा की शुरुआत की गई है। नगर परिषद आयुक्त संगीता तेतरवाल ने बताया योजना का शुभारंभ किया। इस डोर स्टेप सेवा में 4 सुविधाओं को शामिल किया गया है, जिनमें जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, शादी प्रमाण पत्र और परिवार पहचान पत्र शामिल है। वहीं डोर स्टेप सेवा के लिए लाभार्थी को 145 रुपए शुल्क का भुगतान करना होगा। जल्द ही अन्य सेवाओं को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। दतिया में खाद की कालाबाजारी को लेकर किसान काफी परेशान है। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने एक बैठक की और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन की मिलीभगत से खाद की कालाबाजारी बड़े स्तर पर हो रही है। अगर प्रशासन ने इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं की तो किसान खुद कालाबाजारी करने वाली दुकानों के ऊपर ताला जड़ देंगे। गुरुग्राम में निजी स्कूल संचालकों ने स्कूल पर बढ़ रहे खर्च को लेकर शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। स्कूल संचालकों का कहना है कि पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक की कक्षाओं के भी स्कूल को शुरू किया जाए, जिससे स्कूल पर बढ़ रहे खर्च कम हो जाए। सिरसा के गांव शाहपुर बेगू की कृषि भूमि की ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की समस्या को ठीक करवाने के लिए गांव शाहपुर बेगू के ग्रामीण मंगलवार को डीसी से मिले। इस दौरान लोगों ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर समस्या के निवारण की गुहार लगाई। अंबाला कैंट नगर परिषद की टीम को उस वक्त खाली हाथ लौटना पड़ा जब वो बिना नक्शे के बनी 3 मंजिला बिल्डिंग को तोड़ने के लिए भारी पुलिस बल के साथ गई। जैसे ही नगर परिषद की टीम वहां पहुंची तो बिल्डिंग मालिक ने बिल्डिंग से कूदकर जान देने की धमकी दी। बिल्डिंग मालिक की धमकी के बाद परिषद की टीम ने अपनी कार्रवाई को रोक दिया। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग गैर कानूनी रूप से बनी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि पहले इस बिल्डिंग की 4थी मंजिल को तोड़ा गया था और प्रशासन ने बिल्डिंग मालिक को 15 दिन का नोटिस भी दिया था, जिस पर बिल्डिंग मालिक ने अमल नहीं किया। इस दौरान भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था, बावजूद इसके टीम को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुगर मिल कॉलोनी से लड़का होने की दवाई देने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया है। टीम ने महिला द्वारा दी गई काले रंग की 5 गोलियां और डिकोय द्वारा दिए गए नोट भी बरामद किए। महिला ने 1100 रुपए लेकर 5 गोलियां दी थी। डिकोय ने दवाई मिलते ही गेट पर खड़ी टीम के फोन पर मिस्ड कॉल कर सूचना दी, जिसके तुरंत बाद टीम ने पहुंचकर महिला द्वारा दी गई गोलियां और नंबर नोट कर थमाए गए नोट बरामद कर लिए हैं। बता दें कि महिला के खिलाफ एक्ट की धाराओं के साथ ही धोखाधड़ी की शिकायत भी दी गई है। इसमें 3 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। गुरुग्राम पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल कल हुए एनकाउंटर के बाद फरार हुए 2 और बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस का कहना है कि दोनों बदमाशों ने शुरुआती पूछताछ में काफी संगीन वारदातों का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अमित गोदरा, राहुल बराड़, श्री भगवान, संदीप और सुनील उर्फ सोनू पंजाब जेल में बंद बाबा
नामक गैंगस्टर के टच में थे। आरोपी महाराष्ट्र और पंजाब में हत्या की वारदातों को अंजाम देने वाले थे। बहरहाल पुलिस ने वारदात में शामिल 5 में से 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी।